नमस्कार। मैं हूं राम प्रकाश राय। भारत में अक्सर ये बात सुनने में आती है कि देश मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा और ऐसे में हिंदू खुद को खतरे में महसूस करना शुरू कर देते हैं। 80% लोगों के सामने 20% लोगों की क्या औकात है। 20% वाला किस तरह से 80% पे हावी हो सकता है, इसकी जानकारी सरकार के पास होगी। दरअसल ये बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा उठाई जाती है, पर इसका जो सच है वो केंद्र की सरकार ने खुद मान लिया है। केंद्र की सरकार ने लिखित में ये माना है कि मुस्लिमों की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। अब जब 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी तो 140 करोड़ के देश में हिंदू खतरे में कैसे आता है, ये जानने की कोशिश होगी। अभी बात होगी आगे वरिष्ठ पत्रकार से। वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे किस तरीके से प्रोपेगेंडा होता है, किस तरीके से चीज़ें फैलाई जाती हैं, किस तरीके से क्या कुछ इन्होंने कहा है, इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूं केंद्र सरकार ने कहा क्या है। दरअसल टीएमसी की सांसद है माला राय, उन्होंने सवाल पूछा था मुस्लिमों की आबादी को लेकर के, जिसके जवाब में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ है देश में, और जो देश की आबादी का 14.2% थी। अब ये 2011 का आंकड़ा उन्होंने दिया है, जो उस समय 14.2% थी। यानी अब उसमें आगे उन्होंने जो जवाब दिया उसमें लिखा है कि टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की जुलाई 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश की आबादी 138.82 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। तो ये जो अनुमान था, ये एक प्रोजेक्शन कंपनी के द्वारा ये प्रोजेक्शन था एक कंपनी के द्वारा, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। और आगे उन्होंने लिखा है कि 2011 सेंसस की तरह उसी अनुपात में, यानी जो अनुपात 2011 में था मुस्लिम आबादी का, उसके हिसाब से, यानी 14.2% की जिस आबादी के अनुपात की बात हो रही है, उसके अनुसार 2023 में मुस्लिम आबादी भारत देश में 19.75% होती है। 7.5 करोड़ 19.75 करोड़ होती है, यानी 19 करोड़ 75 लाख की आबादी ये होती है। ये एक अनुमान है उस प्रोजेक्शन के हिसाब से जो स्मृति ईरानी ने लिखित बताया है। ध्यान रखिए कि स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी हैं। इसके अलावा इसमें जो शिक्षा को लेकर के, श्रम को लेकर के डेटा भी दिया है, उसमें केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं 2021-22 में, उसके हवाले से मुस्लिम आबादी की शिक्षा की जानकारी जो है वो देते उन्होंने बताया कि 7 साल और उससे ज़्यादा आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर 77.7% है। वहीं हर आयु का जो लेबर फोर्स है वो पार्टिसिपेशन रेट पर जाते हैं तो 35.1% पर आती है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब 15 वर्ष और इससे ज़्यादा आयु की उस आबादी से है जो आर्थिक तौर पर सक्रिय और काम करती है। तो ये जो पूरा डेटा है जो स्मृति ईरानी की तरफ से दिया गया है, वो डेटा कुछ और कहानी के बयां कर रहा है। वो डेटा बता रहा है कि देश में मुस्लिम आबादी 20 करोड़ से कम है, 140 करोड़ से ऊपर की आबादी हो चुकी है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का हम देश बन चुके हैं। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी के देश में जिस समुदाय की आबादी 20 करोड़ है, उस आबादी से बहुसंख्यक वर्ग को खतरा कैसे है, बात हम इस पर करेंगे। जवाब सुनिए। हम लोग मुस्लिम आबादी के ऊपर जो सरकार ने डेटा दिया है उस पर बातचीत कर रहे थे, जो मैं अभी आपको बता रहा था जिस डिटेल, और उसी डिटेल के क्रम में आगे हम बात करेंगे किस तरीके से, जैसा मैंने आपसे कहा, जो मैंने कहा आपसे सवाल जवाब की बात मैं कर रहा था कि किस तरीके से माहौल बनाया जाता है, कैसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है, उसकी बात। यूसुफ किरमानी साहब जो वरिष्ठ पत्रकार, एक लंबा अनुभव राजनीति को कवर करते हुए, उनसे हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक डेटा आया है, ये जो डेटा है वो खुद केंद्र सरकार ने दिया है टीएमसी की सांसद माला राय के सवाल के जवाब में, जिसमें केंद्र सरकार ये मान रही है कि 2023 में जो आबादी है मुस्लिम समुदाय की, वो 19.75 करोड़ यानी 20 करोड़ से नीचे हो रही है।
ऐसे में सर मैं समझना ये चाहता हूँ कि जो बात कही जाती है कि इस देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, बहुसंख्यक समुदाय खतरे में, यानी सीधे सीधे कहें जिसको कहा जाता है हिंदू खतरे में। सर ये हिंदू कैसे खतरे में आ जाता है 20 करोड़ और 140 करोड़ के सापेक्ष? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा और सरकार के आंकड़े से भी जाहिर है कि 80% लोगों के सामने 20% लोगों की क्या औकात है। 20% वाला किस तरह से 80% पे हावी हो सकता है, इसकी जानकारी सरकार के पास होगी। लेकिन हम लोग समझ सकते हैं इसको कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है आंकड़े बताने के नाम पर। और ये सरकार पिछले 10 साल से या 9.5 साल से यही काम कर रही है। और माफ कीजिएगा, आरएसएस का जो नाम है, जो उनका सामाजिक कार्य है, वो सारा धुल चुका है। अब इस सरकार ने आरएसएस के काम को भी धो दिया है और आरएसएस आज देश में अफवाह फैलाने वाला एक संगठन बन गया है। और आरएसएस के अफवाह फैलाने की वजह से जो स्मृति ईरानी है या दूसरे लोग हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, बाहर बयान दे रहे हैं, संसद के अंदर भी झूठ बोलते हैं। और जबकि संसद के अंदर ही आपने अभी बताया कि किस तरह से सरकार ने आंकड़ा पेश करके बताया कि 2023 में मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या जो है 19 करोड़ 75 लाख हो जाएगी। तो ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि 125 करोड़ की आबादी में 19 करोड़ 75 लाख लोगों की क्या बिसात है। इसको भी छोड़िए आप, जो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग है, जो आंकड़े जमा करता है और जिसके आंकड़े पे पीयू रिसर्च और तमाम दुनिया के तमाम रिसर्च संगठन अपना एक स्टडी करके बताते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुसलमान का क्या है, कैसे एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक बहुत रोचक जानकारी पीयू ने भी दी और उसने नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो इंडिया का है उसको कोट करते हुए दी कि 1992 से 2015 के बीच जो है इनफर्टिलिटी रेट जो है भारत में, वो हिंदू और मुसलमान दोनों का गिर रहा है। मुसलमानों का जो रेट था 4.4 था, वो अब गिरकर 2.6 हो गया है। यानी मुसलमान जो कपल हैं वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से हिंदुओं का जो रेट है वो भी गिरा है, वो भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो जो आबादी बढ़ रही है वो हिंदुओं की ज्यादा बढ़ रही है, ये आंकड़ा बता रहा है। तो अब प्रजनन क्षमता किसी समुदाय की या किसी जाति की कम हो जाए, इसके लिए मुसलमान तो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। और मुसलमानों की आबादी पिछले जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यही सुन रहा हूं कि भाई 20 करोड़ 19 करोड़ 18 करोड़ आबादी है देश में मुसलमानों की। तो कभी भी मुसलमान खतरा नहीं रहा हिंदुओं के लिए, बल्कि जो भाईचारा है भारत में, और सब हम लोग जानते हैं, अभी एक्सपोज हो रही है सरकार, जगह जगह हो रही है। उन्होंने मणिपुर में जिस तरह से लड़ाने की कोशिश की है, दो समुदायों को, मैतेई और कुकी वहां आदिवासी समुदाय हैं। तो क्या कहा जाए कि आंकड़े के दम पे अगर आप झूठ फैलाना चाहते हैं तो वो दिन गए। अक्सर हम लोग कहते हैं जी जी, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है, जब आंकड़े भी आप ही दे रहे हैं, हम आप ही के आंकड़े को सच मान लेते हैं, जो सरकार का आंकड़ा है, आप इनको सरकार के आंकड़े को जब सच मान लिया जाता है, अगर जो फिर किस बिहार पे सरकार के ही जुड़े हुए लोग, यही मंत्री, जिस मंत्री का जवाब है वही मंत्री का जो बाहर भाषण है, जब आप उसको सुनेंगे और जो लिखित जवाब है उसमें बहुत बड़ा अंतर है सर। उसके अलावा पूरी पार्टी के जो नेता हैं, साथ में जो इनका मात्र संगठन है भाजपा का आरएसएस, अगर हम उसकी बात कर लें तो उसका भी सीन यही है। फिर आखिर एक तरफ आप आंकड़े में कुछ और कहते हैं, दूसरी तरफ भाषणों में कुछ और कहते हैं। इसकी वजह क्या है सर? इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? इसकी वजह वही है कि ये लोग एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर मणिपुर पर चिंता जताई, आंसू बहाए, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन वो संसद के अंदर नहीं बोलते हैं। तो आंकड़े जो सरकार संसद के अंदर देती है और बाहर उसके जो मंत्री हैं वो फर्जी आंकड़े पेश करके या रोना रोके अपनी बात कहते हैं। तो ये एक दूसरे से सीखते हैं। और आपको बता दें कि टीके अरुण इस देश के बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। टीके अरुण की किताब है इस पे कि भारत में जो जनसंख्या है उस पे किताब है, उनका रिसर्च वर्क है कि किस तरह से आरएसएस ने लगातार पिछले जब से भारत आजाद हुआ है मुसलमानों के बारे में एक भ्रम फैलाया कि मुसलमान आबादी को बढ़ा रहे हैं, भारत की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। और वो जनसंख्या आज भी 2023 आ गया है 19 करोड़ 75 लाख से, जो सरकार का आंकड़ा है उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो बहुत क्लियर है। और हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं उनसे एक बार बहस हुई तो हमने कहा कि आप अपने जो मित्र हैं
मुसलमान, उनकी एक संख्या जोड़िए और उनसे पूछिए कि उनके कितने बच्चे हैं। तो उनमें से जो बहुत गहरे मित्र थे उन्होंने बताया कि यार किसी के भी 1 या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है किसी मुसलमान के। तो हमने कहा ये अफवाह आप लोग फैलाना कब छोड़ेंगे? कहना जिस जिस दिन नागपुर से संदेश आ जाएगा हम ये अफवाह छोड़ देंगे। तो ये तो स्थिति है इस संगठन की, इनके लोगों की। ये लोग अफवाहों के दम पर इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है देश में। इस देश में जो जनता जागरूक नहीं होगी तो ये इसी तरह से खेल करते रहे। राय साहब। सर आप तो पत्रकार हैं सर, जमीन पर जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों का भ्रमण भी आपने किया होगा, हिंदू क्षेत्रों का भी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का भी। जी। ये जो इस तरीके के आंकड़े और फिर जो भाषण होता है, इन दोनों का सर कितना असर समाज में पड़ता है, समाज के लोगों में पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो? जी, देखिए जहां तक इसकी बात है, जो बौद्धिक तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इनके बारे में जरूर बात करता है, सोचता है। और वही लोग लेख लिख के जहर भी उगलते हैं तमाम जगहों पर कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अदरवाइज आम जनता के लिए, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको अपनी रोटी रोजी से मतलब है, उसको इन आंकड़ों वकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आज भी आप यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, एमपी चले जाइए, वहां पे हिंदू मुसलमान की जो आपसी भाईचारा है वो अभी भी कायम है। इतना कुछ होने के बावजूद हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो समझने में, लेकिन अभी भी पुरानी बातें कायम हैं। अभी देखिए मुहर्रम आ गया है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मैं विशेष उल्लेख कर दूं तो आप यूपी और बिहार में जाएंगे तो बड़ी संख्या में हिंदू लोग मुस्लिम प्रोसेशंस में, जो मुहर्रम के प्रोसेशंस हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, ताजिए में आते हैं, वो लोग बाकायदा मातम मनाने आते हैं, वो बैठे रहते हैं वहां पे। तो ये क्या है, ये क्या बताता है? आरएसएस यहाँ पे जाके असफल हो जाता है, भाजपा के तमाम जो मात्र संगठन हैं वो इस मामले में जाके असफल हो जाते हैं। तो ये आंकड़ा वाकड़ा सब हम लोगों की बातचीत का तो विषय है और रोचक विषय होता है, लेकिन जमीनी लेवल पे इसका कोई महत्व नहीं है। सरकार योजना बना सकती है इससे। जी। एक सर अंतिम सवाल बहुत छोटा सा एक और है, जो इन्होंने एक और आंकड़ा दिया है कि जो विभाग का सर्वे है उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम आबादी है, जो मुस्लिम समुदाय है, जनरली हम ये देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है वो एक समुदाय की तरह ही कहीं भी निवास भी करते हैं तमाम क्षेत्रों में। इनका कहना ये कि 94.9% जो आबादी है वो स्वच्छ पेयजल की सुविधा पा रही है। इसके साथ साथ जो ये शौचालय, जो एक बड़ा इन्होंने स्कीम जिसको बना रखा था, उसमें इनका मानना है कि 97.2% जो मुस्लिम हैं उनको इन सुविधाओं से लैस है। तो सर जमीन पर क्या ये चीजें इसमें कितनी सच्चाई है जमीन पे, चूंकि आप भ्रमण करते रहते हैं? देखिए बिल्कुल इसमें भी सच्चाई जरा भी नहीं है। आप अगर किसी भी शहर में, जो प्रमुख शहर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेमी सिटीज है जैसे जौनपुर है और बनारस है, गाजीपुर है, यूपी की बात कर रहा हूँ, या बिहार में पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर में, यहाँ जब बिजली जाती है तो बिजली जाने का आप अंतर देख लीजिए कि किस इलाके में जो एक अलग तबका रहता है, अलग समुदाय रहता है, वहां जो बिजली जाने की तादाद है, संख्या है, और मुस्लिम इलाके में बिजली जाने की संख्या आप जोड़ लीजिए, पूछ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कहना कि इन्होंने शौचालय बना दिए या स्वच्छता इनका मिशन बहुत अच्छा मिशन था मोदी जी का, लेकिन वो निचले स्तर पे नाकाम है और उसके बारे में अब तो मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है कि वो स्वच्छता मिशन इनका कहाँ चला गया। और मुस्लिम आबादी या मुस्लिम जो इलाके हैं वो इस मामले में बहुत पिछड़ गए हैं। वहाँ पे शौचालय वगैरह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। और चूंकि साक्षरता दर जो है मुसलमानों में बढ़ रही है, उनमें पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, तो अब इसको लेके भी उनमें आया है, एक अवेयरनेस आई है। तो खुद ही अपने पैसों से जो जितना कर सकता है, जिसकी बिसात जितनी होती है, वो अपने ढंग से इन चीजों को कर रहा है। सरकार की तरफ से बहुत मामूली सुविधा जिसे कहते हैं, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं किसी मुस्लिम बस्ती में नहीं रहता हूँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, सरकार देती है। हमारे जो सांसद हैं वो भाजपा के सांसद हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जब मैं दूसरी अपने ही क्षेत्र में मुस्लिम आबादी में जाता हूँ तो वहाँ वो चीजें नदारत हैं, जबकि उन्हीं सांसद महोदय का क्षेत्र है। सर अब वैसे तो मैंने अंतिम क्वेश्चन आपसे कहा था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई जब आपने कहा आंकड़ों की बात। सर ये जो आंकड़े हैं, हम देखते हैं, अक्सर देखा जाता है कि जब आंकड़े आते हैं, फिर जब हम उसके बारे में बातचीत करते हैं या जब उसकी तह में जाने की कोशिश होती है, तो फिर वो जो सैंपल है वो बड़ा छोटा हो जाता है। और जनरली हम ये देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों के ही सैंपल पे बात होती है
और वही आंकड़े विभाग जो है अपने मानक में रख लेता है। सर, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि विभाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े उठाता नहीं है, या वहां तक एजेंसियां नहीं पहुंचती हैं, या पहुंचना नहीं चाहती हैं? जो आंकड़े विभाग के पास आते हैं वो कितने पुष्ट हो पाते हैं इन एजेंसियों के बिहाफ पे? राम प्रकाश राय जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और जनरली सारे पत्रकार इसको मिस करते हैं। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, गांव से आता हूँ, और मैं जानता हूं कि इन इन चीजों को बाकायदा नजरअंदाज करती है जो मीडिया है, और वो शहरों में उनके दफ्तर हैं, उनके पत्रकार भी जिला मुख्यालय पर हैं, तो वो अपने जो जिला मुख्यालय होता है बस वहीं तक सीमित रहते हैं, और गांव में जाके किसी तरह का कोई भी आंकड़ों का रीचेक नहीं करते हैं, फैक्ट चेक नहीं करते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि जो ग्रामीण इलाके हैं हमारे, चाहे इसमें हम हिंदू मुसलमान की बात भूल जाइए, हम एकदम प्लेन बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रामीण इलाका है, जहाँ पे भारत बसता है, कृषि पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से निगलेक्ट है। सरकार की योजना में उसका कहीं नामो निशान नहीं है। जो पुराने आंकड़े हैं उन्हीं को घटा बढ़ा के ठीक कर दिया जाता है। रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो है जिले में होती है, जो जहां मैं अक्सर गया हूं, तो मैं जानता हूं उनके पास बुकलेट रखी रहती है, वो परसेंटेज उसकी बढ़ा देते हैं। मान लीजिए किसी गांव में 10% हैंडपंप लगे हैं, तो उसको बढ़ा के 15 कर देंगे वो अगली बार जब उनकी योजना जाएगी, और उसके हिसाब से वो फंड लेते हैं और खर्च हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, और कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों पे आधारित सर्वे करे और आंकड़े सामने लाए। हमारे समय किसी समय में हरवीर सिंह जी एक एग्रीकल्चर रिपोर्टर होते थे, और बहुत मशहूर लेखक हैं, वो कृषि पे कवर करते थे। अब ग्रामीण क्षेत्रों को मीडिया कवर भी नहीं करता है, खास तौर से। जी, जी। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था सर, वो बेसिकली हमने अपनी समझ के लिए एक तरह से पूछ लिया था आपसे, क्योंकि जो आप बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें बात करिए आप लोग। इस मुद्दे को बढ़ाने की जरूरत है। पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हमारा जो ग्रामीण इलाका है वो पूरी तरह से निगलेक्ट है। मतलब यूपी बिहार में आप चले जाइए, एमपी में चले जाइए, बहुत स्थितियां खराब हैं। किसान आंदोलन ऐसे नहीं खड़ा हो जाता है। किसान सिर्फ अपना रेट मांगने नहीं आते हैं, उसके पीछे और भी वजहें होती हैं। पूरा सिस्टम है। उनको कैसे एटीएम खोल दिए गए हैं और उसमें पैसे नहीं डाले जाते हैं। एटीएम किस तरह मशीनें महीनों 2-2, 6-6 महीने से बंद पड़ी हैं। तो ये सब फर्जी विकास जो शहरों में हो रहा है वो ग्रामीणों से दूर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। और निश्चित तौर पर ये आंकड़ों को लेकर के या बाकी चीजों पर जो बातचीत हुई होगी वो लोगों को समझ में आए, ताकि जो लाभ राजनीतिकरण करके इन चीजों का लिया जाता है उससे हम ऊपर उठ सकें, और जिस चीजों जो हमारी जिम्मेदारियां हैं एक स्वस्थ, एक सभ्य समाज बनाने की, उसको पूरा करें, उस पर खरा उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।